sexual mode of reproduction. The mode of reproduction in which two parents are involved. इसमें क्या होता है? Two parents are involved. In this gametes, germ cell or sex cell participate. In reproduction. समझ में आ गई बात कि नहीं? This reproduction takes place by the process of meiosis. ये किससे होता है? This reproduction takes place by the process of meiosis. ये meiosis से होगा. अभी इन सब का मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या. अब एक लिखो asexual mode of reproduction. ये किसमें होता है? This takes place in flowering plants and animals. Flowering plants को angiosperm कहते हैं, वो मैं बताऊंगा. This takes place in flowering plants and animals. दूसरी चीज देखो, asexual mode of reproduction. तो ज्योत्सना ये क्या होता है? डिफाइन करो. asexual mode of reproduction. दिव्या. The mode of reproduction in which one parent is involved. One parent is single parent is involved. ठीक है. और ये किस प्रोसेस से होता होगा जरा बताओ तो. This takes place by the process of mitosis. सही है. This takes place by the process of mitosis. और ये किस में होता होगा? जैसे कि हमने पीछे देखा था, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल में होगा. That is Monera, Protozoa, fungi और lower plants, non-flowering plants. सही है? So, asexual mode of reproduction. The reproduction in which single parent is involved. Single parent is involved. ठीक है. नो गेमीट. इन सब का भी मतलब समझना है कि गेमीट क्या होता है, या जर्म सेल क्या होता है, या सेक्स सेल क्या होता है. इन सब का मतलब समझेंगे. नो गेमीट इज इन्वॉल्व. ऐसा होगा. अच्छा, और क्या है? इट टेक्स प्लेस by the process of mitosis. ये माइटोसिस से होता होगा. ये भी समझेंगे क्या चीज है माइटोसिस. नाउ इट टेक्स प्लेस. तो तीन चीज में वंदना ये होगा. एक तो मोनेरा. मोनेरा हमने बता दिया था प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, सिंगल सेलुलर. इट टेक्स प्लेस इन मोनेरा. मोनेरा का मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स. दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में क्या हुआ? दैट इज यूनिसेलुलर. फ्लो चार्ट बनवाया था कि नहीं? यूकैरियोट्स. एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो गए? जैसे अमीबा पैरामीशियम. और तीसरा क्या हो गया? फंगी एंड. चौथा क्या हुआ बताइए? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ
अब हम इन सबको समझे जो लिखा है, इसको तो पहले नोट कर लो, समझे क्या चीज है। देखो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? The material found in, ये क्या होगा? Found in nucleus of cell, nucleus of cell, which is responsible, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? For transfer of characters, from parents to offspring. Offspring को क्या कहेंगे? Is called genetic material. इतनी बात समझ आ गई? जेनेटिक मटेरियल contains, जेनेटिक मटेरियल्स में क्या होगा? That is thousands of genes. एक ही क्रोमोसोम में 2000 जीन है और 23 तो होते ही हैं, तो 46,000 तो सीधे सीधे बन जाए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या कंटेन करता है? थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, और जीन ही तो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है। एक जीन से एक ट्रेट डिसाइड होता है। अगर हमारा नाक ऐसा है, उठा या दबा हुआ है, एक जीन डिसाइड होता है। एक जीन एक प्रोटीन बनाता है। हमारी बॉडी में एक जीन क्या करेगा? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन करेगा। किसी का होंठ कैसा है, किसी के ईयर लोब हैंग है कि अटैच है, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन। तो जेनेटिक मटेरियल, इसका नाम जेनेटिक मटेरियल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स जीन्स, सो इट्स इज जेनेटिक मटेरियल। चलो, इट कंटेन्स thousands of genes. चेक करो, मान लीजिए सरोज, इसमें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होगा बोलो? ये डीएनए होगा। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डीएनए। ठीक है, तो अब अगर ये डीएनए होगा, डीएनए आपस में बीच में बॉन्डेड भी होगा। ये ट्विस्टेड लेडर, जैसे ट्विस्टेड नहीं होती रोप, ये आपस में कैसी लेडर है? ट्विस्टेड लेडर। तो ये देखो, पहले तो तुम ये समझो डीएनए क्या होता है, और डीएनए समझने के बाद जीन समझो। क्या क्या समझना है? पहले डीएनए समझो, डीएनए क्या है, फिर ये क्या है, दो चीज समझना है। Now, that is double-stranded structure inside nucleus। ऐसा हो जैसे हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी जाए, उसमें बहुत सारी लकड़ी के लगे और उसे घुमा दो, तो ये ऐसे ही बन जाएगा कि नहीं? जिससे लोग उतरते हैं, बहुत सारे लोग उतरते नहीं, पैराट्रूपर्स, तो ऐसे रस्सी होती है, रस्सी घुमा दो तो यही चीज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इस तरीके से डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिकल स्ट्रक्चर। चलो डीएनए लिखो। इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट in nucleus of cell। लॉन्ग स्ट्रैंड, बहुत छोटा नहीं है, खोलते चले जाओ तो कितना हो जाए, अगर एक ही सेल का खोल दो तो यहाँ से पाली पहुंच जाए, इतना लंबा। इट इज लॉन्ग स्ट्रैंड, लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? धागा। स्ट्रैंड का क्या मतलब है? लॉन्ग स्ट्रैंडेड, दो धागों की संरचना है, और जो सीढ़ी नुमा होती है, और स्प्रिंग में जो तुम लोगों पेन में ऐसी स्प्रिंग होती है ना, ऐसी स्प्रिंग पड़ी होती है ना, उसको हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
हेलिक्स। और हेलिक्स के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? हेलिकल। तो डबल स्टैंडर्ड जैसे उधर दिखाया है वो लकड़ी दिख रही मॉडल, उसी तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर। सही है। इट कंटेन्स कोड। अब देखो डीएनए में क्या रहता है, ये लॉन्ग स्टैंडर्ड है। इट कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो कंटेन कोड्स फॉर फीचर, क्योंकि प्रोटीन से ही तो हम लोग की स्ट्रक्चर बनी है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी होता है, एंजाइमल भी होता है और हार्मोनल होता है। तो जिसमें प्रोटीन है तो स्ट्रक्चर तो दे ही सकते हैं। तो डीएनए में क्या होता है बताइए? डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया ना, डीएनए राइबो। सही है, डीएनए बन गया इसका नाम। अच्छा, इसमें क्या चीज है? इसमें सिर्फ कोड है। इट कंटेन्स कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात समझ आ गया? जब किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस से राइबोसोम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो जाके उस पर बैठेंगे क्या? तो बोलो वो कोड कहाँ से लेते जाएंगे? क्या डीएनए से? कि भाई हम प्रोटीन बनाने जा रहे हैं, इनको कोड दे दो। तो वो कोड लेके जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो कोड कौन देता है? डीएनए। कह रहा फार्मूला हमसे ले जाओ और जाओ आप बनाओ प्रोटीन। फार्मूला कौन देता है? यही देता। तो इस पर प्रोटीन सिंथेसिस का कोड। सो इस तरीके से अब ये ट्रांसफर कैसे करता है वो तो हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, चलो। न्यूक्लियोलस से सरोज राइबोसोम निकला। राइबोसोम जाके किस पे बैठा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यही प्रोटीन बना। सही है? हाँ, सब चीज। इस चीज को क्या कहते हैं? वही प्रोटीन जाएगा और किस पे जाएगा बोलो? सेल की मेम्ब्रेन में। क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और फैट की। फैट कौन बनाएगा? दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चिकना त्रिविमीय जालक है, और एक खुरदुरा त्रिविमीय जालक है। तो चिकना वाला क्या बनाएगा? लिपिड, तैलीय पदार्थ, और जो खुरदुरा है वो प्रोटीन बनाएगा। उन दोनों से यहाँ भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज के द्वारा। गोल्जी बॉडी जानते हो ना, लॉजिस्टिक सेक्शन। और इस चीज को क्या कहते हैं भेजे जाने को? मेम्ब्रेन। ये जानती हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं? क्लास 9 का है। सही है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सही। अब आगे की बात देखो। डीएनए तुम्हें पता चल गया? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आयुषी, एक डीएनए का सिर्फ हिस्सा, which determine one character in us is called जीन। इससे एक कैरेक्टर है। ये एक ही डीएनए में बहुत सारे जीन हैं। ए पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है? जीन क्या है? अ पार्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंडेड, लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये दो धागों की संरचना है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर में तुमने देखा है कि लोग कैसे करते हैं? एक सीढ़ी लटका दी जाती है, और सीढ़ी जब वो उतर है तुम घुमा दो, उतर ही नहीं पाएगा, तो डीएनए बन जाए। सही। इसी में तो उतरते हैं ना रस्सी की सीढ़ी, वही घुमा दो डीएनए। अब देखो, ए पार्ट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन वन कैरेक्टर और विच मेक्स वन प्रोटीन, कोड ऑफ वन प्रोटीन, विच इसीलिए तो कहते हैं कि अरे तुम मुझे क्या बदलोगे, ये वाली तो आदत मेरी जीन में है, मम्मी पापा ने दी है। लोग बोलते हैं कि नहीं? यानी जो डीएनए वो नहीं बदला जा सकता, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर विच डिटरमाइन वन कैरेक्टर इन अस इज कॉल्ड जीन। अब देखो, एक क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं मोनिका? बोलो। ये सुनती ही नहीं, दिक्कत हो जाए। बोलो कितना होता है? ये जानने की दो। अभी देखो कितना तेज सुनता है। एक क्रोमोसोम में 2000 जीन होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सो इसलिए उसे जीन कहेंगे। अब आगे चीज देखो, किसी भी
दैट इज इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस में उलझे हुए डीएनए पड़े हुए रहते हैं, उसे क्या कहोगे? क्रोमाटिन। सही है। देखो क्रोमाटिन क्या है, देखो इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। अगर किसी में न्यूक्लियस में सर EN होता है ना, एंटाइम। ये देखो ऐसे ऐसे उलझा हो तो क्या कहेंगे उसको? बोलो, इसे क्या कहेंगे? क्रोमाटिन मटेरियल है ये क्रोमाटिन। सर वो ENTN क्या चीज का? एंटेंगल का EN एंटेंगल। सही है। अब देखो व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इट इज डम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वो मुद्दर होता है जिससे पहलवान लोग कुश्ती करते हैं, ऐसे उठाने वाला, ऐसा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही रहता। क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब सेल डिवाइड करने वाला, नहीं तो फिर से उलझ जाएंगे। सही। कब बनता है क्रोमोसोम? बोलो। सेल डिवाइड होना। इट इज formed only when cell is going to divide, ये तभी बनेगा। इतनी बात तुमको पता चल गई? देखो डीएनए, जीन, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम, इन चारों में किसको जस्मिता तुम जेनेटिक मटेरियल करोगे? बोलो। करेक्ट। जैसा कि जस्मिता ने कहा, ये सभी कोई उलझा है तो कोई सुलझा है तो कोई कैसा है सब एक ही चीज। सुलझाने उलझाने से तो चीज बदल नहीं जाएगी, जीन उसमें रह रहे। सो ऑल आर कॉल्ड जेनेटिक। ठीक है। कौन कौन सा? डीएनए, डीएनए का हिस्सा जीन, जीन भी एक जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमाटिन, और चौथी चीज क्या है? क्रोमोसोम। All are genetic। सही है। सभी क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल। हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन से दो तरीके के सेल हैं? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है, उसको क्या कहोगे? दैट इज जर्म सेल। अभी उधर लिखा था, उसको क्या कहेंगे बताओ? और जो बॉडी के सेल्स हैं उन्हें सोमा सेल, सोमैटिक सेल्स, स्टेम सेल्स कहेंगे। और जो ऑर्गन्स में है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसे सेक्स सेल, गेमीट या फिर जर्म सेल। तीनों नाम कहीं कहीं बुक में हर नाम हर जगह है, तो तीनों नाम याद रखो। अब मैं वो लिखा देता हूँ, बॉडी वाले को क्या कहेंगे? दैट इज स्टेम सेल या सोमैटिक सेल। सही है। अब जरा देखो, तो क्या कहेंगे बताइए? आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, जो क्रोमोसोम है हर्षिता, अकर्स इन पेयर। ये कैसा होगा? पेयर। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी में कितने हैं? ये बात तो तुम जानती हो। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सही है। आगे की बात करें। चलिए, तो नाउ सी, कहने का मतलब है आवर बॉडी सेल्स आर कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगी?
स्टेम सेल, और दूसरा नाम क्या है? सोमा सेल। दूसरा नाम क्या है? सोमा सेल, या तीसरा नाम है सोमैटिक सेल। ये सब इनके नाम। विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स इन पेयर, इनमें कैसा होगा? विच कंटेन्स, क्रोमोसोम किसमें रहेगा? क्रोमोसोम इन पेयर। अब जरा आगे की बात देखते हैं। मान लो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, चींटी में 80 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और हाथी में 13। सही है। अलग अलग में अलग अलग पेयर्स हैं, किसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया या मोनेरा की बात करें, उनमें एक क्रोमोसोम है, और जो यूकैरियोटिक है उनमें कई हो सकते हैं। चलो, तो जैसे हमारे बॉडी में, अब कुछ जरूरी चीजें समझें कि मान लीजिए किसी की बॉडी में ये क्या है, 2 पेयर ही क्रोमोसोम। वैसे तो बहुत होते हैं हमारे में 23, लेकिन अभी हम एक सरल चीज से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सेल है, और सेल में क्या है? 2 क्रोमोसोम है, ये उसकी आउटर बॉडी है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्या होता है सुनील? वो अपने सारे सेल ऑर्गेनल को खा जाता है, इवन साइटोप्लाज्म को भी निगल जाता है, सबको निगल जाता है, और न्यूक्लियस पूरा उतना बड़ा हो जाता है जितना बड़ा सेल में। इट इज नियरली अबाउट कितना हो जाता है? ठीक है, ये डिवीजन से पहले की स्थिति है। उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा बताइए? दैट इज न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात? अब देखो, तो मान लीजिए हमने एक ऐसा सेल लिया जिसमें 2 क्रोमोसोम है। कितने हैं? तो 2 पेयर्ड क्रोमोसोम। अब देखो, हम लोग देखने जा रहे हैं श्रेया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए, ये अमीबा का ही समझ लो कि अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ऐसा समझ। तो इसमें क्या है कि एक है, तो ये दोनों जितने भी क्रोमोसोम हैं, वो क्रोमोसोम थोड़ा उनमें स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। मान लो जिससे इसका ऊपर वाला बड़ा है, तो इससे तुम डिफरेंस लगा लोगे, ये नंबर 1 क्रोमोसोम है, 2 है, तीसरा में नीचे बड़ा होगा। सब अलग अलग टाइप के दिखते हैं, दिखने से पता चला ये तो 15 नंबर का क्रोमोसोम है, डॉक्टर पता लगा लिया। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बना, इसको लंबा कर दिया। तो अब ये क्रोमोसोम मान लीजिए है, और ये पेयर्ड में, इसी में 2 लिए। अब धीरे धीरे समझेंगे। ये एक ऐसा सेल है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, ऐसे से घूमता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो अब ये समझो कि जितने भी क्रोमोसोम हैं, हम लोगों का जो ह्यूमन जीनोम चार्ट है, ह्यूमन जीनोम चार्ट कैसा होगा ये देख लो, तब तुम्हें कुछ आइडिया लग जाएगा। ह्यूमन क्रोमोसोम चार्ट, ये देखो, ये जैसा हमारी बॉडी के, तुमको पता चल रहा है सब अलग अलग तरीके के हैं, कोई एक जैसा नहीं है ना। तो इसलिए ये इनकी एक्चुअल स्थिति है। दीज आर ह्यूमन जीनोम चार्ट। ये देखिए, जो जीन को बता दे उसे क्या कहते हैं? जीनोम। तो ये सब अलग अलग है। क्या तुम्हें एक जैसा लग रहा है कोई? तो डॉक्टर तुरंत देख के ही पता लगा देता है, ये 14 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये सब ठीक है। और सबका अलग अलग जब कलर करेंगे तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग आ जाएगा। अब देखिए, नाउ
माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल डिवीजन। देखो ये सेल डिवाइड हो रही है, इसमें तुमको क्रोमोसोम दिखने लग जाएगा। ये क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर धीरे धीरे ये बीच में ये क्रोमोसोम्स ही है और ये अलग अलग हो गए। पहले न्यूक्लियस अलग हुआ, फिर क्या अलग हुआ, पहले इसमें न्यूक्लियस अलग हुआ और फिर उसके बाद सेल अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी और हम इसको दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा इतनी बात तुमको क्रोमोसोम की पता चल गई ना, बाकी आगे का बताना। क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप। Chromosomes under microscope. ये देखो थोड़ा सा इस पे ध्यान। अब ये क्रोमोसोम बन गया, देखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये आधा आधा चला जाएगा दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, और जैसे आधा आधा चला जाएगा तो फिर बाद में सेल डिवीजन होगा। तो तुम सबसे पहले इतना समझ गए हो कि क्रोमोसोम पेयर में होता है, वो सब बताएंगे। इधर देखिए क्रोमोसोम किस में होता है, किसी सेल में। मान लीजिए एक अमीबा सेल है और ये डिवाइड होने वाला है इसमें पेयर में। अब क्या होगा, यहाँ से देखें, इसके बाद इसमें ये जब सब चीजें खा लेगा, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, करो ये चीज क्या आपने देखी थी बताइए, ये चीज क्या बताइए आपको। तो डीएनए की जो दो लड़ियां हैं ये अलग अलग निकल जाएंगी और साथ में ये जो दो अलग अलग लड़ी निकली है ये दो बिल्कुल आइडेंटिकल डीएनए बन जाएंगे, जैसे कोई फोटोकॉपी हो रही है। इस चीज को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इस चीज को क्या कहते हैं, व्हेन डीएनए प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट टू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डबल हो जाएगा तो क्या ये क्रोमोसोम भी डबल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन मैंने क्या बताया बताइए, बिफोर सेल डिवीजन डीएनए को क्या करना पड़ता है, दो कॉपी बनानी पड़ती है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने दो बच्चे पैदा किए तो रिलायंस दो कंपनी में टूट गई कि नहीं टूट गई, ऐसा ही तो हुआ। तो अगर किसी को दो हिस्से करने तो उसे क्या करना पड़ेगा बताओ ना, जैसे जीरोक्स कॉपी। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, बिफोर सेल डिवीजन so DNA replicates itself, यानी जो पेरेंट डीएनए है प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट टू कॉपीज ऑफ इट, ठीक है। डीएनए डिवाइड्स एंड मेक टू एग्जैक्ट कॉपीज, इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स DNA produces two copies of itself. अब अगर दो कॉपी बना लेगा तो वो जब कंडेंस होंगे तो अब वो कैसे कंडेंस होंगे, यहाँ देखो वंदना, मान लीजिए ये फिर से कंडेंस हो गए तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा बन जाएगा। भाई हर एक की दो दो कॉपी बन गई तो वो कैसा बन जाएगा, फिर से समझो ये ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक समझो ऊन का गुल्ला है। कभी तुमने ऊन के गुल्ले से ऊन निकलते हुए देखा है, तो ये ऐसे निकल रहा है और ये सेंट्रोमियर है, ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर में कोई चीज टूटती नहीं है। तो ये ऊन का गुल्ला, तो फिर ये खुला और खुलने के बाद इसकी दो कॉपी बनने लगी और इसकी भी क्या बनने लगी, दो कॉपी, इसकी भी क्या बनने लगी, देखो इधर दो कॉपी बन गई। ये तुम्हें समझ में आया जैसे मैंने उधर बताया। अच्छा ये इसकी दो कॉपी बन जाए और फिर ये कंडेंस हो जाए वापस जाके, तो दो ऐसे नहीं बन जाएंगे। सिंगल ऊन था और उसमें उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए हैं, तो जैसे
उसमें एडेनिन है तो उसके सामने गुआनिन, साइटोसिन तो थाइमिन, अपोजिट वाला काउंटर पार्ट जुड़ता चला जाएगा और वही चीज बन जाएगी। तो जो था उसी की 2 कॉपी बन गई, इसकी भी 2 कॉपी बन गई। बाकी तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी हेरिडिटी हमारे पास पड़ी है। तो इन दोनों कॉपी से जब ये लौटेगा कंडेंस होने से तो 2 गुल्ले बन जाएंगे भाई, उसका डबल वॉल्यूम हो गया ना। एक धागा है, आपको मान लीजिए जैसे कभी ऐसा तुमने देखा है गेम जिसमें बीच में फंसा हुआ खोलते जाओ तो टूटता चला जाता, आपस में इंटेंगल हो कोई चीज और 2 धागे तोड़ते चले जाओ, तो जो इससे जुड़ने वाला है इधर की जो कड़ी उसमें उसका काउंटर पार्ट और इसमें भी जो टूटा तो उसका काउंटर पार्ट जुड़ता जाएगा, वो सब वहाँ तैर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए इसमें 2 अलग अलग चीजें, ये देखो ये डीएनए की संरचना है, तो अगर इसमें ब्लू वाला टूटेगा, 4 तरीके के अलग अलग इसमें बेसेस हैं, अडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर ग्रीन वाला टूटा है, इसको तोड़ दो बीच में, तो उसे मालूम है कि हमें ऑरेंज से ही जुड़ना है। अब मान लो इधर रेड वाला टूटा तो उसे क्या पता चलेगा, ब्लू, उधर ब्लू रहेगा इधर रेड, तो ब्लू के साथ रेड और इधर रेड के साथ ब्लू, बोलो वही चीज नहीं बन जाएगी। उनको मालूम ही हो ये सब तैर रहे हैं। ये 4 बेसेस कौन कौन से हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। तो जब वो टूटेगा उसे मालूम है ऑरेंज वाले को हमको तो ग्रीन से ही जुड़ना है, तो उधर जो टूटा ग्रीन वो ऑरेंज से जुड़ जाएगा और इधर वाला ऑरेंज किससे जुड़ जाएगा, ग्रीन से। तो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से डिफरेंट बेसेस हैं। मान लो मैं इसको बीच से कट कर दूं तो ऑरेंज को मालूम है मुझे ग्रीन लेना है और उधर ग्रीन को क्या मालूम है, ऑरेंज लेना है, तो 2 कॉपी बन जाएंगी। इधर रेड को मालूम है मुझे ब्लू लेना है और ब्लू को क्या मालूम है हमें रेड लेना है, तो क्या बन नहीं जाएगी वही चीज। तो इसी सिस्टम से काम करता है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे, तो 4 बेस होते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो इन्हीं बेसेस को अगर मैं 20 से कट कर दूं तो बोलो ऑरेंज से क्लीन हो जाएगा, इसको मालूम है। वो ऐसा स्ट्रक्चर ही है, लॉक एंड की टाइप, जैसे हर ताले में उसी की चाबी लगती है और हर चाबी में उसी का ताला लगता हो, तो वही ही लगेगा। ओके, तो ये कैसा सिस्टम है, लॉक एंड की टाइप। अब जरा देखिए, तो मैंने बताया जैसे ही डीएनए खुला तो क्या उसकी 2 कॉपी बन गई, दैट इज, इस चीज को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो गया तो आगे क्या होगा, ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन, DNA replication. ये देखो ये जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, जैसे अलग अलग 4 बेस है, इसमें 4 कलर ही दिखाए थे। ये तो डीएनए हो गया, ये रेप्लिकेशन नहीं दिखा। चलो ये देखो, The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA और क्या है, replication. साइटोसिन, DNA ये polymerase सब तैर रहे III हैं। can only add a तो nucleotide C to के the साथ T 3' जुड़ेगा end और A of के a साथ क्या जुड़ेगा, pre-existing chain of T nucleotides, जुड़ेगा, and it cannot नहीं है? initiate a nucleotide chain. Complementary to the parent DNA. DNA polymerase III, the 2 parent strands of DNA by ये adding इस तरीके का। nucleotides तो continuously जब ये खुल to गया its और growing फिर ऐसे हो 3' गया तो जो end. जिसके साथ जुड़ना है In क्या वही contrast, जुड़ the जाएगा, lagging strand, और which जुड़ने के बाद फिर elongates घूम away from the जाएगा। समझ में आ गई replication बात कि fork, नहीं, is इस चीज को क्या synthesized कहेंगे, discontinuously. डीएनए रेप्लिकेशन। इतना तुम्हें समझ में आ गया। और फिर जब ये बन गया तो फिर से कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा बताइए, दैट इज कॉल्ड, ये देखिए नाउ देखो, जब पेयर में क्रोमोसोम हो तो उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं या उस सेल को क्या कहते हैं बताइए, डाइप्लॉइड। उसकी प्लॉइडी 2, ये पेयर में। और अब कितने हो गए, अब क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया। ये पेयर में इसको 2n क्रोमोसोम कहेंगे, क्या कहेंगे, 2n क्रोमोसोम। और इसकी प्लॉइडी कितनी है, डाइप्लॉइड। अच्छा यहाँ पर, यहाँ क्या लिखोगे बोलो, डीएनए का क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन। तो ये कब होगा सुनील, जस्ट बिफोर रिप्रोडक्शन। ये क्या होगा,
जस्ट बिफोर रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन हो चुका है। अब यहाँ कितने क्रोमोसोम हो गए? 4n क्रोमोसोम, 4n क्रोमोसोम हो गए। अब ये 4n क्रोमोसोम होने के बाद आगे का काम क्या होगा? 4n क्रोमोसोम होने के बाद ये सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, और ये जो चारों हैं वो अब कहाँ पे आ जाएंगे? इक्वेटर पर। ये बीच में आ गए, एक पीछे भी चला जाएगा, सही है, और चारों आ जाएंगे। और तुमको ये बात मालूम है कि सेंट्रियोल होता है एनिमल सेल में या किसी में, तो उसमें से बहुत सारे स्पिंडल स्ट्रक्चर होंगे, वो खुल के यहाँ मिलेंगे। तो सेंट्रियोल ये पोल्स हैं, कहाँ पहुंच गए बताइए? देखो जो डबल स्ट्रक्चर बन गए, इसका रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम का अमाउंट कितना हो गया? डबल हो गया। डबल होने के बाद क्या होगा? देखो ब्लू वाला भी डबल हो गया, और इसी तरीके से सारे डबल हो गए, इसी तरीके से रेड वाला भी डबल हो गया, और नीचे के भी, ये देखो रेड डबल हो गया, एक येलो है और एक ब्राउन है, तो येलो भी डबल हो गया, और साथ में ब्राउन भी डबल हो गया, दिस इज ब्राउन, तो देखो ब्राउन भी डबल हो गया और येलो भी डबल हो गया। ये सब अब कहाँ पहुंच गए हैं? इक्वेटर पर। नाउ दिस विल रीच एट इक्वेटर, तो ये सभी बीच में आ गए। और इसमें क्या होगा? इक्वेटर पर पहुंचने के बाद इस चीज को हम वीडियो से देखेंगे। अब ये इक्वेटर पर पहुंच गए, एक इसमें पीछे भी होगा, क्योंकि पूरा तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन मैंने 3 दिखा दिए। तो अब हम देखेंगे माइटोसिस क्या होती है। 9th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी देखें। चलो, माइटोसिस का क्या मतलब है? यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया। अब देखो माइटोसिस, Mitosis. ये देखिए, 2 सेंट्रियोल दिखाया जा रहा है ये, और ये कैसे हो रहा है? देखो ये दोनों तरफ जैसे मैंने जोड़ा है, इन्होंने भी जोड़ दिया कि नहीं? वही एक क्रोमोसोम है बीच में क्या दिख रहा है आपको? और आधा तोड़ दिया, अब इसके बाद ये तोड़ दे रहा है, आधा इसने ले लिया, आधा उसने। जैसा देखो ये ज्यादा क्लियर है, इसे देखो। गाइस इंडिया में एक नया गेम चेंजर आ गया है, परप्लेक्सिटी। इट इज अ फ्री एआई पावर्ड आंसर इंजन। ये देखो, Let's do anaphase and spindle fiber. ये देखो, यहाँ तक मैंने दिखा दिया आपको। The end-to-end alignment of वही चीज है। chromosomes अब results in बताओ a ये क्या sister करेगा? ये chromosome सेंट्रियोमियर से तोड़ देगा, आधा nucleotide. अपने पास, आधा इसके पास। देखो कैसे तोड़ रहा है, Anaphase follows metaphase. ये देखो, यहीं से तोड़ लेगा, During आधा वो ले anaphase, जाएगा, आधा ये, spindle fibers separate ये the देखो, sister तोड़ दिया कि नहीं chromatids at centromere their से? centromere. और वो आधा लेगा, Once आधा वो separated लेगा। from each other, each chromatid is called a दोनों chromosome. भाई आपस में ऐसे बिछड़ रहे जैसे कुंभ के मेले The बिछड़ रहे, single-stranded आधा वो ले जाना। chromosomes form समझ आ a गई बात? V shape as the इस spindle चीज को क्या fibers कहते shrink. हैं? बीच में सारे पहुंच गए, डबल होने के बाद वो किस में पहुंच गए? बीच में। इसको क्या कहेंगे जो यहाँ पर है? दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसे क्या करेगा? ये देखिए, आधा इस तरीके से अपने पास रखेगा और आधा ये अपने पास रखेगा, तो ये इसे खींचने लगेगा, तो ये सब इसके पास आ जाएंगे। और एक और भी होगा जो पीछे की ओर है। और तुमने ये भी बात देखा कि क्या अब न्यूक्लियस का भी डिवीजन होने लग गया है। यहाँ से देखो न्यूक्लियस टूटने लग गया कि नहीं? सही है। पहले अब ये अलग अलग हो जाएंगे, तो पहले कैरियोकिनेसिस होगी। किनेसिस का मतलब टूटना, और फिर साइटोकिनेसिस। अभी ये कैरियोकिनेसिस होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसकी प्लॉइडी जस्मिता क्या है? टेट्राप्लॉइड। क्या है बताइए? ये कैसा है? डाइप्लॉइड। चूंकि ये 4n हो गया, तो ये कैसी प्लॉइडी है?
भाई डबल हो गया ना, 2n से 4 है, तो इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई? टेट्राप्लॉइड। अच्छा अब आगे क्या होगा बताओ, इसके बाद की क्या स्थिति होने वाली है? ये दो अलग अलग हो गए। कौन अलग अलग हो गए? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस अलग होने के बाद अब क्या अलग होने वाला है वो वीडियो में दिखाएंगे। दैट इज, इस चीज को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के अलग होने को आशीष क्या कहते हैं? बताए हम समझाते, अभी अभी बताएं, सुनते क्यों नहीं हो? कैरियोकिनेसिस 9th का पढ़ाना है, अभी तो 10th का पढ़ाना है, 9th का तो सीखो। कैरियन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। और किनेसिस किसको कहते हैं? टूटने को। तो कैरियन की किनेसिस है तो उसे कैरियोकिनेसिस, और साइटोन की किनेसिस है तो साइटोकिनेसिस। अभी क्या हुआ? कैरियोकिनेसिस। इस चीज को देखो, दैट इज, ये क्या हुआ? कैरियोकिनेसिस। इसका क्या मतलब है? दैट इज डिवाइडिंग ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा होने के बाद क्या होगा बताओ? ये सब इधर इधर आ गए, अभी स्पिंडल खत्म हो जाएगा सेंट्रियोल, और अब ये कैसे हो जाएंगे? ये वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे। कौन से फॉर्म में? ये देखो, ये बिल्कुल वही बन गया जैसा मदर सेल था। चेक करो, क्या ये वही चीज नहीं हो गई? तो अब मदर सेल की बात आ गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या करेगी? अलग अलग हो जाएगी। और फिर क्या बन जाएगा बताओ? ये तो, ये हमने कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा बताइए? एसेक्सुअल। एक अमीबा किसमें बढ़ गया? 2 अमीबा बढ़ गया कि नहीं? एक पैरामीशियम 2 पैरामीशियम में। इसी तरीके से एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरियम में। सिंगल है तो बैक्टीरियम, बहुत सारे तो बैक्टीरिया। सही है। तो ये क्या चीज कहलाएगी? अनिष्का। अब इसे तुम क्या कहोगी? साइटोकिनेसिस। सही है। किनेसिस का क्या मतलब है? टूटना। तो कैरियोकिनेसिस फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। ये कौन है? मदर सेल। बना कौन? डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल्स। मदर सेल की प्लॉइडी कितनी है? डाइप्लॉइड। डॉटर सेल्स की प्लॉइडी कितनी है? डाइप्लॉइड है। तो ये हुई मदर सेल। और ये क्या बन गई बताइए? इन्हें डॉटर सेल क्यों कह रहे हैं, सन सेल क्यों नहीं कह रहे हैं? बोलो। क्योंकि सन बच्चे नहीं पैदा कर सकते, अभी ये और डिवाइड हो। अगर इनसे फिर अब ये मदर सेल का काम करेंगे, इनसे फिर से 2 बनेंगे। डॉटर बच्चे पैदा कर सकती हैं तो इसलिए डॉटर सेल। तो इन्हें क्या कहा गया बोलो? डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल होगा। दोनों की प्लॉइडी कितनी है? 2n। क्यों 2n हुआ? क्योंकि डीएनए ने क्या किया बताइए? रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन ना हुआ होता तो क्या डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बन पाता? तो दोनों में हमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए ये जो प्रोसेस हमने बताया, ये कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस। माइटोसिस की डेफिनेशन देखो, ये पूरा माइटोसिस है। व्हाट इज माइटोसिस? ये लिखिए। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए, फॉलोड बाय क्या हो जाए बोलो? फॉलोड बाय सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। ये माइटोसिस होती है। इन दिस मदर सेल क्या करेगी? डिवाइड्स इनटू, किसमें डिवाइड करेगी? 2 डॉटर सेल्स। एंड पलक इसमें क्या होता है बताइए? दैट इज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज इन सच काइंड ऑफ सेल डिवीजन। का चेंज हुआ? एंड प्लॉइडी रिमेन्स 2 डाइप्लॉइड। कैसा रहेगा? बीच में जो इसकी इंटरमीडिएट स्टेज हमारा टेट्राप्लॉइड जरूर हुआ, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज में तो टूटू रहा। तो इन दिस अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, किसमें किसमें? in mother cell and daughter cell does not change, ये remains same। सुनील, इतना समझ में आ गया?
विद प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी क्या है 2, दैट इज डाइप्लॉइड। ओके, और ये सब उसकी वजह से है। 4 हो तो ये चौथा भी था, क्या ये तो चौथा क्रोमोसोम में था, ये 4 पे ये 2 थे, बस जब डीएनए रेप्लिकेशन में जब फिर से सिकुड़ गया तो गुल्ला बन गया। अब इनको खींच हुई अलग अलग, वही डबल। अगर वो एक और हो तो हैं एक किसी और भी तो ना सर, ये जो ये था ना, इसमें से 4 थे, नीचे 3 आए। 3 नहीं है, ये पीछे है। अब वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा स्फीयर है, इसके पिछले हिस्से, धरती के पीछे भी तो एक डाल दिया, नहीं तो आपको लगेगा बिल्कुल सर्कल सर्कल है। 3D समझ के चलो, 3 आगे पूरा एक अर्थ है ना, 3 आगे दिखा दिया आपको, पीछे भी तो होंगे, सब आगे आगे आपको दिखाने के लिए थोड़ी हम दिखा रहे हैं। एक पीछे भी होगा, पीछे कौन सा होगा, ब्राउन वाला होगा, पूरा स्फीयर है, तो वैसे टाइप सही है। फिर वो टूटेंगे तो फिर चारों होगा, पीछे आप ब्राउन दिखाने सही, तो उसका भी साथ साथ में हो रहा है। सब है, पूरे चारों हैं, पूरे पेरीफेरी इक्विटोरियल पोजीशन में चारों आ गए। कहें तो आप दिखाते हैं लेकिन वो पीछे है, और फिर वो फिर से वो पीछे अभी भी है, एक चौथा भी है इसी में, और फिर वो चारों आ गए। चाहे तो इसी में कहीं दिखा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको, आ गई चारों, ठीक है। और फिर चारों अलग अलग हुए, ये गायब हो गया, वो 4 क्रोमोसोम ये हैं, और ये 4 क्रोमोसोम कहाँ हो गए, यही है। तो ये जो चारों दिखाए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, इनमें एक रेड होगा, तो रेड भी डबल हो गया ना, ब्लू होगा, ब्लू का भी अमाउंट डबल हो गया, येलो का भी डबल हो गया, येलो का भी डबल हो गया, इसी तरीके से ब्राउन वाले का भी डबल हो गया, सब फिर से आ गए। अब सामने सामने आपको दिखा दिए। और चौथा कौन सा है, ब्लू, तो सभी को दिखा दिया, और वही अलग अलग हो गया। इसके बाद जो ये क्या है, सेंट्रियोल, ये क्या हो जाएगा, दैट सेंट्रियोल विल, इसके बाद विल डिसअपीयर, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर यही बची, इसका काम खत्म हो गया, इसको तोड़ना था, तोड़ने के बाद फिर अलग अलग। ओके, इसको भी तो आएगा ना वापस वो, क्या सब बाकी जैसे डॉटर सेल हो गया उसको तो वापस उठाएगा। अब फिर से ये डॉटर सेल फिर ये साइकिल पूरा करेगा, हां, फिर से 1 से 2, 2 से 2, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। जब हम पेरेंट्स के या मदर के ओविडक्ट में थे तो हम यही जाइगोट थे, तब वी वर द फर्स्ट सेल। अब माँ के यूटरस में जो ओविडक्ट था या फिलोपियन ट्यूब, वहाँ हम ये थे। फिर 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, फिर 8 फोल्ड डिवीजन हुआ, तो हम जाइगोट से क्या बन गए, एम्ब्रियो। फिर हम 2 महीने बाद फीटस बन गए, अब हमारा जेंडर आ गया। फिर हम 9 महीने बाद पार्ट यूनिटेड हो गए, वहाँ से निकल गए। सही है कि नहीं, इतना तुम्हें पता चल गया। लेकिन तुमको क्या पता है, जब हमारा एडोलेसेंस आया तो क्या हुआ होगा बताओ। हमारा जब एडोलेसेंस आया तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ और ही बात शुरू हो गई। यहाँ से फिर से डिवीजन हो गया विदाउट रेप्लिकेशन। अब मियोसिस समझो। सेक्सुअल मोड में देखो, जब हम बड़े होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं ना, किशोरावस्था में पहुँचते हैं, तो हम लोगों के गोनाड्स में चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी, कुछ और हुआ करता है। वो क्या होता है, सेक्स सेल या जर्म सेल बन रहे हो। क्या बन रहे होते हैं, ये चीज क्या। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए इसके आगे क्या हो जाए, इसके आगे सेल डिवीजन तो हो जाए, ठीक है। वीडियो इधर कर दीजिएगा थोड़ा तो दिखने लगेगा ना। सेल डिवीजन हो जाए, क्या हो जाए, और ये अलग अलग हो जाए। फिर से ये क्या करें, ये चारों से कहें चलो तुम लोग परेड करो, क्या करें, सेल डिवीजन नहीं करना है, कहेंगे चलो या फिर से इनको चारों को बुला लें, और सेंट्रोमियर क्या करेगा, कहेगा अब हम इतने में ही खींच लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर ये एक एक खींच ले तो तुमको क्या लगता है कि क्रोमोसोम फिर पेयर में रहेंगे। सेल डिवीजन हुए बिना खींच रहा है। चेक करो चीजों को, क्या होगा, ये चेक करो। ये तुम्हें समझ में आई बात। अगर मान लो इनको दोनों को कहे बीच में आओ, इसको भी क्या कहे बीच में आइए आप लोग, तो ये दोनों बीच में आ गए। अब बीच में आने के बाद अगर आधा आधा कोई खींच लेगा तो सुनील तुमको क्या लगता है इनकी प्लॉइडी वही रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। अभी तो 2-1 है, डबल डबल है, फिर क्या होगा बताइए। मान लीजिए अभी इनके पास क्या है, दैट इज, ये देखो रेड वाला है, और रेड के साथ कौन है, ब्लू वाला है। तो कोई एक खींच लिया जाएगा, कोई एक खींच लिया जाएगा, ये सब खींच लिया गया, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए ये ब्लू है, और ये क्या है, दैट इज रेड। और साथ में यहाँ क्या है, ये येलो है,
और ये क्या है, काम वही होगा स्पिंडल का फिर से काम। अच्छा ये खींच ले जाएंगे तो क्या फिर से 4 चीजें बन जाएंगी? वो 4 क्या बनेंगी? देखो अब मदर सेल के बाद यहाँ क्या होने वाला है, ये फिर से अब यहाँ 4 सेल बनेंगे। चेक करो क्या क्या बनेंगे। दैट इज 2 अलग अलग सेल बन गए। कौन कौन से सेल बन गए? पहले वाले ने खींचा तो इसके पास क्या क्या रहेगा, सिर्फ रेड रह गया। और कौन सा रह गया बताओ, येलो। और दूसरे वाले ने खींचा तो इधर भी एक फरो डेवलप होने लगेगा, ऐसे फरो डेस्टिकुलम डेवलप होने लगेगी, ये फरो अलग अलग हो जाएगा। इसके पास क्या रहेगा बताओ, ब्लू। और क्या रह गया, ब्राउन। बोलो बात समझ में आई? पहले वाले के पास क्या क्या रह गया बताइए, रेड और येलो। दूसरे के पास क्या रह गया, ब्लू एंड ब्राउन। ये ब्लू रह गया और ब्राउन। अब ये देखिए, ये तो मैंने एक सेल का बताया। देखो 2 डॉटर सेल भी सही है, कुछ भी हो जब सेल क्या करे। अब ये दूसरा 2 है, दोनों से 4 बनेंगे। दोनों से कितनी बनेंगी? अगर इन्हीं का आधा आधा कर दिया, इससे 2 बनी और इसके भी तो 2 बनाओ। तो इसके 2 कैसे बनाओगे? दैट इट विल आल्सो सबडिवाइड्स into 2. What are those? उसको भी तोड़ो। जब इसके भी 2 बना लो। What are those 2? 2 सेल, एक ये और एक ये, तो 4 बन गए कि नहीं? लेकिन चारों की प्लॉइडी सरोज क्या है भाई? इसमें भी है ऐसे, इसमें भी अलग अलग हो रहा है। इसमें ब्लू और क्या रहेगा बताओ, 2 बनाओ। ब्लू रहा और कौन रहा, ब्राउन। दूसरा कौन सा है? ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं कि येलो है और दूसरा कौन सा है, ब्राउन। तो पहले के पास कौन सा आ जाएगा बताओ, ब्लू और येलो। और दूसरे के पास क्या क्या आ जाएगा? तो आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे वेरिएशन आ जाएगा, अलग अलग आ गया, वही चीज नहीं आई। तो पहले पे ब्लू और येलो आ गया, देखो क्या आ गया। और दूसरे पे क्या आ गया, ब्लू और येलो। तो ये और ये अलग अलग हो गए। अब दूसरे पे क्या आ गया, रेड आ गया। और रेड के साथ क्या आ गया, ये रेड है और ये ब्राउन। अब यहां से आयुषी नई चीज समझो, मियोसिस क्या होती है। सही है, इतना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करते, तुम ये सब हटा ही दो। ये तो मैंने दिखाया कि बीच में आके टूटे। तो व्हेन क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हुआ यहाँ पे, रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2। ये इसको कहते हैं सेल डिवीजन 1। ये क्या चीज हुई है, सेल डिवीजन 1 और सेल डिवीजन 2। उसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या चीज हुई थी बोलो माइटोसिस में, डीएनए रेप्लिकेशन और फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1। ये चीज होगी। और उसमें क्या होगा, मियोसिस में डीएनए का एक बार रेप्लिकेशन हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन 1 और फिर फॉलोड बाय सेल डिवीजन 2। ये चीज हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लगातार हो रही है। हम लोगों की जो बॉडी सेल है ना, वहीं जा के सिर्फ टूट रही है और हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में टूट रही है। यानी वहां पर अब उसके पास कितने क्रोमोसोम हैं? इसी से स्पर्म्स बन रहे हैं और इसी से एग बन रहे हैं। आधा हो रहा है। कितना हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? दैट इज टेस्टिस और ओवरी में। बोलो बात समझ आ गई? तो इसमें क्या होगा, देखो पहला सेल, फिर उसके बाद क्या वो बताइए, 2 सेल बने और फिर इसमें 2n के बाद क्या हुआ होगा बोलो, 4n के बाद 2 सेल बन गए। तो कितना कितना हुआ, 2n और 2n से अगर फिर से कह दो नहीं तुम्हें अब रेप्लिकेट नहीं होना, सीधा टूटना ही है, तो क्या क्या बन जाएगा बताओ? क्या nn नहीं बन जाएगा? बोलो इन सब क्या हो जाएगा?
ऐसे ही तोड़ दो, कर दो आधे आधे हो जाओ, तो बोलो इनकी क्या स्थिति हो? 2n से 4n, 4n से तोड़ा तो 2n 2n, अब कर दो फिर से 2, तो रेप्लिकेट नहीं होना है। मतलब 2n को भी तुम आधा आधा तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? नहीं तो इसमें माइटोसिस होता है, इसको अलग से माइटोसिस वर्ड नहीं कहेंगे। इफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1 एंड फॉलोड बाय सेल डिवीजन 2 टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड मियोसिस। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि माइटोसिस होता वही है, लेकिन ऐसे कहिए सेल डिवीजन 1 फॉलोड बाय सेल डिवीजन। तो क्या होगा बताओ, एक मदर सेल कितने सेल में डिवाइड होगी? बोलो, बता दिया उन्होंने कि 4 सेक्स सेल बनेगी, डॉटर सेल ना कह देना, पूरा बता दिया। नाउ इन दिस वन मदर सेल कितने में डिवाइड होती? बोलो, 4 सेक्स सेल या 4 जर्म सेल। यहाँ डॉटर सेल का कोई हिसाब किताब ही नहीं, डॉटर सेल कभी बनती ही नहीं। कौन बनता है बोलो? सही है। तो ये मदर सेल और ये क्या हुई बोलो? 4 सेक्स सेल। और प्लॉइडी क्या होती है सेक्स सेल की? निष्ठा सब छिपा के रखना, आप बोलो। हाँ, 2 करेक्ट। कैसे इन्होंने बताया 1? क्योंकि तुरंत हर चीज जान लेते हैं, यहाँ प्लॉइडी 2 की है, यहाँ 4 की है, यहाँ 1 पकड़ लीजिए। कहते हैं क्रोमोसोम्स आर अनपेयर्ड, सर देख लीजिए। तो प्लॉइडी क्या हुई? n का मतलब 1 अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। सही। तो प्लॉइडी कितनी हो गई? 1। हैप्लॉइड क्या कहलाएगा? डाइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड। ओके, तो ऐसा हो गया बोलो। तो n अमाउंट ऑफ है, तो प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी 1, तो इसको क्या कहेंगे? प्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम सिंगल है तो प्लॉइडी 1, डबल है तो 2, 4 गुना है, यहाँ 4 गुना लिखेंगे, नंबर 1 के ही 4 सेंट्रोमियर से बस जुड़े, तो प्लॉइडी 4 हुई। ये कैसा है? टेट्राप्लॉइड। डाइप्लॉइड यहाँ लिखा है देखो, टेट्राप्लॉइड। और ये कैसा है? ओके, अब और चीजें लिख लें, इसको हटा दें, ये काम हो गया ना। इसको पूरा इधर कर दिया ना, वीडियो दिखा चाहिए वीडियो ना। कहने का मतलब है कि जो सेक्स सेल हैं उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे बोलो? ये देखिए, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे? सिंगल सिंगल। नाउ ये जो फादर का स्पर्म है, और ये क्या होगा? मदर की क्या होगी? ओवा। करेक्ट। चेक करें। सेक्स सेल जो मियोसिस कहाँ होती बताइए? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मियोसिस कहाँ होती है बोलो? मियोसिस टेक्स प्लेस इन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वहीं पे तो जर्म सेल रहेंगे। माइटोसिस पूरी बॉडी में हो रही है, किडनी में हो रही है, हर जगह, लीवर में हो रही है। हमारी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस। और मियोसिस कहाँ हो रही है? देखो, मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लाइक प्लांट में जस्मिता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? लाइक फ्लावर, फ्लावर में भी कौन कौन से होंगे? स्टेमन एंड ओवरी। या फिर हम लोगों में किसमें होगी? टेस्टिस एंड ओवरी। यहीं पे मियोसिस होती है। एंड इट प्रोड्यूस, मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 सेक्स। मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 सेक्स। ठीक है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन बॉडी व्हाइल मियोसिस टेक्स प्लेस। सही है, ये चीज होती है। तो आपको अभी क्या क्या चीज पता चल गई? एक तो माइटोसिस पता चल गई, और एक क्या पता चल गई? मियोसिस। इसमें मदर सेल कितना में डिवाइड होती है?
into 2 daughter cells. Now, जस्मिता, जो माइटोसिस है इसमें जो प्लॉइडी है वो कैसे चेंज होती है? करेक्ट, दैट प्लॉइडी डज नॉट चेंज. क्यों? क्योंकि मदर सेल में भी डाइप्लॉइड और जो डॉटर सेल है वो भी डाइप्लॉइड. क्या प्लॉइडी चेंज हुई? इसे लिखो कि प्लॉइडी डज नॉट चेंज. और इसमें प्लॉइडी रिड्यूसेस टू हाफ, आधी रह जाए, फ्रॉम 2 to 1. और यहाँ क्या है? मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म. इसका सेंटेंस पूरा करो. डिवाइड टू फॉर्म Sexes और कितनी सेक्स सेल? cells. अच्छा बता देगा. 4 सेक्स सेल्स. और क्या होगा बताइए? प्लॉइडी रिड्यूसेस फ्रॉम 2 to 1. ये बात तुम्हें समझ आई कि मदर सेल 2 में है. ये देखो, तो प्लॉइडी रिड्यूसेस फ्रॉम और 2 to 1. माइटोसिस कहाँ होती है? माइटोसिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट. और मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है, माइटोसिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट बॉडी. बॉडी में होगी. एंड इसे क्या कहेंगे? इन विच सेल्स? सोमा सेल्स. एंड फॉर्म्स क्या बनाती है? स्टेम सेल्स. या फिर क्या बना देती है? सोमा सेल. अगर वो भी नहीं समझ में आए तो बॉडी सेल. तीनों नाम. और जबकि ये बताओ, मियोसिस अंकुरराज कहाँ होती होगी? रिप्रोडक्टिव ये तो बताओ. रिप्रोडक्टिव टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और पूजा ये बताइए कि ये कौन सी सेल बनाती है? हार्ड क्वेश्चन कैसे बताओ आप? हाँ बोलो. जम जर्म सेल. जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है? गेमीट. इसका दूसरा नाम क्या है? सेक्स सेल. या इसे स्पर्म भी कह सकते हैं. एंड ओवा. किसी को पॉलन भी कहेंगे प्लांट. अच्छा, क्या सरोज जो माइटोसिस है थ्रू आउट लाइफ होती रहती है और जो मियोसिस है एक एज के बाद शुरू होती है? तो ये एडोलेसेंस के बाद शुरू होगा. स्पर्म्स और ओवा बनना कब शुरू होगा? एडोलेसेंस के बाद. और ये जिस बच्चा है शुरू से ग्रोथ ही कर रहा है. सो माइटोसिस टेक्स प्लेस. ठीक है, थ्रू आउट लाइफ. जबकि मियोसिस कब होगी? बोलिए. मियोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, आफ्टर एडोलेसेंस इन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एनिमल्स. आफ्टर एडोलेसेंस, ध्यान दीजिए. ठीक है, एडोलेसेंस भी हो सकता है. और व्हेन फ्लावर कम्स टू प्लांट, तब वहाँ मियोसिस होगी. अरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर आएगा तब तो मियोसिस होगी. अभी पत्ते पत्ते हैं तो कहाँ से मियोसिस हो जाएगी? वो तो स्टेमन में और ओवरी में होना है, वो सब फ्लावर में है. तो व्हेन फ्लावर कम्स टू प्लांट्स. सही है. और व्हेन फ्लावर कम्स टू, ठीक है. इतनी बात हो गई. जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, दे डज इट विद द माइटोसिस. इनमें क्या होता है? अब हम आगे की बात करें. थोड़ा तो तुमको समझ में आ गया. जरा चेक करो. मान लीजिए फादर के पास हमने ऐसे बहुत सारे बना लिए. दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा है, ये चौथा सब अलग अलग बने थे कि नहीं? पांचवा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और नीचे कौन सा है? दैट इज 23। तो अब हम ह्यूमन जीनोम चार्ट एक बार और देखें। सर ये प्लॉइडी समझ है, प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइड का मतलब है कि अगर क्रोमोसोम n है तो प्लॉइडी 1 कही जाए। सिंगल प्लॉइडी का मतलब है अनपेयर्ड। n का क्या मतलब है? अनपेयर्ड। तो प्लॉइडी 1 कितने भी हो, हमें नहीं मतलब 80 है, 13 है, चींटी में 80, हाथी में 13, में कोई नहीं, सिंगल है प्लॉइडी 1। अगर क्रोमोसोम 2n है तो उसे क्या कहोगे? पेयर्ड। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? अगर डीएनए रेप्लिकेटेड हो चुका है तो अब वो 4 हो जाएंगे, तो दैट इज 4n, तो प्लॉइडी 4। इसका मतलब है क्रोमोसोम अपीयर्स एज x। अब वो डबल डम्बल नहीं दिखेगा, सेंट्रियोमियर में 2 फूल बन के दिखेगा। सही है कि नहीं? डबल पेयर, ये एक पेयर नहीं है। अरे सही, ये तुम्हें समझ आ गया? अब ये जरा चेक करो, ये जो मैंने तुमको बताया है ये सब क्या है? 22 और ये जो लास्ट वाला वो क्या बताइए? 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन। अब तुम लोग ये देख लो कि 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन देखिए जरा। यहाँ पर ये क्या दिखाया गया? एक्स और वाई क्रोमोसोम देखो, बोलो एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? एक्स बड़ा है। तो जो इसमें ये 22 क्रोमोसोम है, जो लास्ट वाला है, मेल में हमेशा क्या होगा? लास्ट वाला या तो एक्स होगा और या फिर क्या हो सकता है? एक ही होगा, दो नहीं होगा। फिर से समझो, एक्स हो सकता है या फिर क्या होगा? और इस चीज को समझो मैं क्या कर रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर मान लो ह्यूमन एक बार में 50 लाख स्पर्म्स इजैकुलेट करता है तो 25 लाख में एक्स होगा और 25 लाख में क्या होंगे? सही है। तो क्यों? क्योंकि ये आपने देखा था ना, मदर सेल फिर टूटी थी, तो उसमें क्या हुआ, जो मेल है उनमें दोनों तरीके के स्पर्म्स होंगे। मेल की पूरी बॉडी में जितने सोमैटिक सेल्स हैं उन सब में एक्स वाई दोनों हैं, लेकिन उसको तोड़ के अलग कर दिया जाए, उनसे कहें जाओ अब तुम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस में 2 तो आधे में एक्स रह जाएगा, आधे में वाई। पूरी बॉडी सेल मेल में अगर मैं बात करूं, ये देखो मेल की सेल, तो ये पहली सेल वो भी पेयर, दूसरी सेल वो कैसी है? ये देखो, अभी तुमको आईसी समझ में आ जाएगा। ये बोलो एक पूरी पेयर में है और इसके साथ जो लास्ट वाली है ये एक्स है, ये क्या है? तो एक्स से ये मेल की बॉडी का हाल है। ये किसका हाल है? मेल के पूरा, ये मेल की सोमा सेल्स है, ये मेल की बॉडी सेल है। अच्छा, फीमेल की भी देखिए, फीमेल की बॉडी सेल कैसी होंगी बताइए? पूरी की पूरी पेयर। और जब मैं बात करूं कि ये सारी पेयर हैं, देखो जोड़े में दिखा रहा हूं, ये देखो जोड़े हैं, ये जोड़े। और जब लास्ट में पहुंचूंगा तो लास्ट वाली छोटी छोटी, इसमें दोनों एक्स और दोनों इसमें, बात समझ आ गई? ये मेल की पूरी सोमा सेल्स है। इनसे कहा तो नहीं अब चलो मियोसिस करो, तो इन्हीं में से तो टूट के वहाँ टूटेंगी और इन्हीं से स्पर्म्स बनेंगे। और उधर फीमेल में क्या, चलो तुम लोग अब ओरी चलो थोड़ी सी, वहाँ भी तो काम करना है, स्पीशीज बढ़ानी है, तो अब ये टूटेंगी तो जो इनके बनेंगे हैप्लॉइड वो सब XX वाले बनेंगे। फीमेल की हर सेक्स सेल में एक्स ही होगा, इसके 2 टुकड़े करके देख लो और उसके 2 टुकड़े करो तो आधे में एक्स होगा और आधे में क्या होगा? इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई? इस चीज को क्या कहेंगे बोलो? बॉडी सेल। जब अगर दोनों होंगे एक्स वाई होंगे, एक्स ये अलग अलग चीजें होती हैं। दैट इज 2 क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे और पेयर में होने के बाद ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा 13वें नंबर का क्रोमोसोम है। कौन से नंबर का है? सही है, 13वें नंबर का क्रोमोसोम, और ये कैसा है? ये पेयर में। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है? 23rd। तो 23rd क्रोमोसोम को क्या कहते हैं बताओ?
सेक्स क्रोमोसोम, और 22 को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। इनको क्या कहेंगे बोलो? ऑटोसोम। ये 22 ऑटोसोम है, और जो 23rd है 1 कैसा है बोलो? सर ये ऑटोसोम वो डिसाइड करते हैं ना कि डाउन सिंड्रोम और बिल्कुल सही, इन्होंने पूरी बात कह दी। अगर मैं जो इनका स्नेहा बिश्नोई का भाई आता है बिल्कुल इनकी तरह दिखता है, सिर्फ जेंडर, तुम भाई बहन को देख लो, भाई बहन जाएंगे एक जैसे ही दिखेंगे, वो सिर्फ फीचर डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? फीचर्स जेंडर कौन डिसाइड करता है? सच, माता पिता ने आधा आधा दिया, एक मदर का होगा एक फादर का होगा, तो दोनों ने दिया। जेंडर का अलग से देख लेंगे, लेकिन जो पेयर है आधा आधा जेनेटिक मटेरियल दोनों ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। इतनी बात तुमको समझ आई? तुम्हारे क्वेश्चन थोड़ी देर में बताएंगे, अभी हमें उससे पहले बहुत कुछ बता रहे हैं। तुम ये जान गए कि किसी भी क्रोमोसोम में बॉडी सेल में पेयर्ड है, हर चीज किसमें है? पेयर्ड में है। लेकिन ये जिससे मिला होगा आधा किसने दिया होगा बोलो? 23 क्रोमोसोम किसने दिए होंगे? ये चीज तुम्हें मालूम है क्या सुनील? फादर ने दिए होंगे, और 23 किसने दिए होंगे? 23 क्रोमोसोम किसने दिए होंगे बोलो? मदर ने दिए होंगे। ये जो पैदा हुआ है, ये बेटा पैदा हुआ है कि बेटी? बोलो। बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। ये मदर ने दिए, ये फादर ने दिए, ये जो पैदा हुआ ये कौन पैदा हुआ बोलो? बेटा बॉय, क्योंकि एक्स वाई किसमें बताया हमने, तो ये कौन पैदा हुआ बताइए? बॉय में। अच्छा मान लो अब यहाँ पर भी बात कर लें कि मदर और फादर ने क्रोमोसोम दिए, वही मदर फादर है, लेकिन इस बार जो फादर ने कंट्रीब्यूट किया, तो 23 ऑटोसोम थे, तो 22 उसने क्या दिए बोलो? ऑटोसोम, और प्लस क्या दे दिया? प्लस अब इसने फादर ने एक्स क्रोमोसोम दे दिया, कि हमने बताया 50 लाख में 25 लाख तो उसके वो हैं। तो फादर के कौन सा सेल सबसे आगे पहुंच गया भागते भागते? ओवरी पे भागने की दौड़ लगती है, जो सबसे पहले हिट करेगा दैट इज कॉल्ड, वही पैदा करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये 23 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम किसने दिया, और ये 22 क्या है? ऑटोसोम और प्लस एक्स क्रोमोसोम। माँ के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या दे सकती बताओ? क्रोमोसोम। तो दोनों का एक्स एक्स मिल गया, तो ये जो पैदा हुई ये बेटी पैदा हुई, और ये स्नेहा का भाई। है कि नहीं? मतलब बता रहा हूँ ऐसे होता है। दैट इज, ये डॉटर है, ये क्या है बताओ? इतनी बात समझे? है वही, लेकिन फादर में कभी कभी ये पहुंच जाता है। अब इतने स्पर्म्स निकलेंगे, हाउएवर उसमें से कुछ स्पर्म्स कहाँ पहुंच जाएंगे? जो सबसे पहले पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा? कितनी बात तुम्हें पता चल गई कि नहीं? अब देखिए, हाउ वी आर बॉर्न। कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्शन हट गया। आया? अच्छा वो नेटवर्क चलो अब देखो, And small cap companies, mutual fund investments are subject to market risk. Read all three related documents carefully. जब घर में मैगी बनती है तो हर चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखती है। इसकी खुशबू और स्वाद ऐसा जादू दिखाए कि अपनों को और करीब ले आए। मैगी, रिश्ते मांगे बस 2 मिनट। ये देखो कितने सारे स्पर्म्स जा रहे हैं बताओ। अब ये कहाँ जाएंगे? दैट इज सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक पहुंचेगा सिर्फ, एक पहुंचेगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है बताइए? ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओवरी से एग रिलीज हुआ, और किस में जाएगा? ये क्या है? दैट इज फनल ऑफ ओविडक्ट। नाम तो बताओ। और फिर फनल ऑफ ओविडक्ट, इसमें से देखो एक रिलीज हुआ, उसने ले लिया, और ये इसके पीछे सीविया है, ये स्पर्म चल रहा है। बहुत सारे इसमें मर जाएंगे, लेकिन बहुत एक ही जा पाएगा। अब वो पता नहीं एक्स वाला है
और या फिर वाई वाला, तो अब देखो ये देखो ये मर गए बहुत सारे हाईली मोटाइल, इनकी 3 डेज की लाइफ है, 3 दिन तक ये फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इनमें भी देखो कई तो सीलिया में फंस गए। जो सबसे पहले पहुंचेगा दैट इट विल, ये फैलोपियन ट्यूब में ही काम होगा। तो मैं मेरे कहने का मतलब ये बहुत बड़ा एक एग है, इसके सामने इसमें बहुत छोटा सा होगा। अभी देखो The surrounding cells of the egg produce a chemical that attracts sperm. ये देखो एक पहुंच गया, जो सबसे पहले जाएगा दैट विल डिटरमाइन कि बेबी होगी या फिर बेबा होगा। ये पहला देखो ऐसा होता है नहीं होता। इसके जाने के बाद एक सीमेंट प्रोड्यूस कर देगा, फिर दूसरा नहीं घुस सकता। एक के जाने के बाद अगर मान लो तो एक साथ घुसे तो जुड़वा बच्चे, और 3 घुस गए एक साथ तो तिड़वा। लेकिन एक ही घुसने के बाद सीमेंट लग जाता। तो एक जनरल आइडिया मिल गया ना। अब हम आगे की बात करें, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तुमको मेरा कहने का मतलब समझो कि फादर के मिलियंस हैं, अब क्या पता एक्स वाला चला जाए। तो अगर भाई पैदा करना है, बम्बई का भैया भाई, तो उसके लिए फादर का कौन सा चाहिए बताओ? वाई। फादर का वाई कंट्रीब्यूट हो गया तो लड़का हो जाएगा। फादर ने भी एक्स दे दिया, मदर तो एक्स दे ही रही। फादर के पास तो दोनों ऑप्शन है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इतना तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक चीज समझ लो, चैप्टर तो हम बहुत आगे बढ़ा देंगे कि अच्छी सी चीज, फिर तो सरल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो बोलो इसमें फादर ने कौन सा दिया होगा? वाई। और इसमें क्या दिया होगा? फादर का एक्स, मदर का एक्स। और इसमें भी, इसमें मदर तो हमेशा एक्स देगी। अब तुम्हें ये जनरल चीजें समझ में आ गई? बोलो आशीष, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी मैं वही बात कर रहा हूँ, जो फादर के स्पर्म में क्या कंटेंट होगा बोलो? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स और प्लस एक्स क्रोमोसोम। कैसा होगा? ये तो यस बोल रहे हैं, आप बोलो पूजा। करेक्ट, बहुत अच्छा। इसने तुरंत समझ लिया कि सर आप पेयर क्यों बोल रहे हो। ये पकड़ लेती है चीजों को। बोला नो सर, पेयर मत बोलो, स्पर्म की भी बात करो पेयर में, वो तो हैप्लॉइड है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। 10th में हो गई, इतना अच्छा बता रही। तो क्या बोला पूजा ने, हम सब भी समझे। इसने कहा नो सर, पेयर क्यों बोल रहे हो? एक तरफ स्पर्म भी बोल रहे हो, पेयर भी बोल रहे हो, हैप्लॉइड है, वहाँ चीजें अच्छी करती हो। देखो इस चीज को लिखो। तो क्या बताया इसने, बोलो फादर के स्पर्म में। ये बुक का क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। फादर स्पर्म कंटेन्स, बोलो 22 ऑटोसोम, क्या लिखोगे? और प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम। बोलो बात समझ आई? अब इसी चीज को प्रदीप शर्मा आप बताइए, मदर्स ओवा में क्या होगा? मदर के पास स्पर्म कहाँ से हो जाए? मदर्स ओवा में क्या होगा बताइए, बोलो। 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम। एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा बता, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे भी क्या लिखे बोलो? 22 ऑटोसोम और प्लस क्या होगा? प्लस सिर्फ इसमें एक्स का ऑप्शन होगा, एक्स सेक्स। सीधी बात पता चल गई? तो फादर ने क्या किया बताइए यहाँ पर? 22 ऑटोसोम, चूंकि बेटी पैदा हुई है तो ये क्या होगा? एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? अब तुमको ये पता चल गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जरा इस चीज को देखें। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चलो now
क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। इस क्वेश्चन में मार्क्स बहुत कटते हैं। चलिए तो ना देखो DNA is genetic material, ऐसे लिखेगा। DNA is genetic material. It contains information. ये information रखता है। It contains information of features. क्या होगा बोलो? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स, ये रखता है आइदर ऑफ पेरेंट्स, और वही तो ट्रांसफर करेगा। ये किस, जैसे हमारा डीएनए तो हमारी सारे फीचर वो डीएनए में ही तो है, और वो किस में ट्रांसफर करेगा? मेरे बेटे में ट्रांसफर कर देगा। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स ऑफ आइदर सिंगल पेरेंट और बोथ द पेरेंट। सिंगल पेरेंट की भी रखता है। मान लो अमीबा ने किया तो उनके बच्चे भी तो अमीबा ही पैदा होंगे कि पैरामीशियम पैदा हो जाएंगे। अमीबा के बच्चे अमीबा नहीं। अब जब देखिए, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स ऑफ पेरेंट्स। इतनी बात समझ आ गई? एंड अब ये क्या पूछा है बताओ? डीएनए कॉपिंग का क्या मतलब होता है बोलिए? डीएनए रेप्लिकेशन, इसकी प्रतिकृति क्या कहते हैं? प्रतिकृति। नहीं डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें इंफॉर्मेशन है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स। सो व्हेन डीएनए इज रेप्लिकेटेड, स्नेहा कुमारी, जब डीएनए का क्या हुआ बोलो? रेप्लिकेटेड, तो क्या होगा बताइए? इट डबल्स इट्स अमाउंट विद बोथ द एग्जैक्ट कॉपीज। इससे क्या होगा? डबल हो जाएगा with both the exact copies and it produces two cells of similar kind. यही होता है कि नहीं? सर आपने replication लिखा है। When DNA is replicated या its copy is made, then तो क्या होगा बताइए? It doubles its amount, डबल कर लेता है with same features, with identical features in both, with identical features in both. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दोनों में आइडेंटिकल फीचर्स है वो, एंड सेम इज ट्रांसफर्ड टू ऑफ स्प्रिंग, उसी को तो ट्रांसफर किया जाता है। सेम इज ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? टू ऑफ स्प्रिंग। जैसे अमीबा ने अपने 2 डॉटर सेल बनाए तो 2 डॉटर सेल रह गए, अब मदर सेल कहाँ रहेगी? अमीबा तो चिरंजीवी है, वो मरा ही नहीं, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, वो कभी मर नहीं सकता। फिर बच्चों के बच्चे पैदा हुए, वो कभी मर ही नहीं सकता। सही है कि नहीं? तो इट इज सेम इज ट्रांसफर टू ऑफ स्प्रिंग। इन दिस वे द हेरिडिटी मटेरियल इज ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन। इस तरीके से क्या होता है? विद सेम मैकेनिज्म। अगर वो थोड़ा चेंज कर दे तो बाहर का क्लाइमेट क्या है, वो नया मैकेनिज्म दे दे, तो क्या बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे? 2 की जगह 4 हाथ दे दे, नाक उल्टी कर दे, पता चला धूल ही चली जा रही। कहते जरा ये भी करके देखी, जरा वो कर, तो क्या होगा? ऐसा हो सकेगा? जरा से जरा कर दिया, वहाँ जिंदा ही रहना मुश्किल। तो मैकेनिज्म नहीं पता, वही लो, हम जी के आए, तुम भी जियो। सही? तो क्या किया जाए? ट्रांसफर्ड टू ऑफ स्प्रिंग। इट इज ट्रांसफर्ड टू ऑफ स्प्रिंग। तो क्या होगा? सो इन दिस वे
क्या होगा? दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल इज ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। और क्या होगा? एंड दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज इंश्योर्ड। अगर मान लो ना दे तो ह्यूमन, अगर बिल्ली के बच्चे पैदा करने लगे तो ह्यूमन का क्या होगा? एंड फिर क्या होगा बताइए? सो इज इंश्योर्ड, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज, ये बात हो जाएगी। एक बात तुमको और बता दें कि डीएनए रेप्लिकेशन में जब बहुत लंबी चेन होती है तो कई बार ब्लू के साथ ऑरेंज भी जुड़ जाता, रेड नहीं जुड़ता, गलती होती है, बट वो 0.00002%। ब्लू के साथ रेड जुड़ना चाहिए कि नहीं, तुम्हें दिखाया था अभी, लेकिन कभी कभी ब्लू के साथ क्या जुड़ जाएगा? गलती से लाखों में एक। उसमें भी अगर वो सरवाइव कर गया, कई बार उतने में नहीं होता, बच्चा अपंग पैदा हो गया, अरे डीएनए ही म्यूटेट हो गया। कैसे पेरेंट, माँ ने सिगरेट पी लिया हुआ है, दारू पी लिया, डीएनए म्यूटेट हुआ तो माँ की गड़बड़ी है, या तो वो अलास्का घूमने चली गई है जिससे उसके गर्भ में यूवी रेडिएशन। डीएनए म्यूटेशन कब होगा? जब उसके यूट्रस में, बच्चेदानी में यूवी रेडिएशन गिर जाए, बीड़ी पी ले, सिगरेट पी। ऐसे में अब जो बच्चा पैदा हो, देखो मैं वेरिएशन की बात करूं क्योंकि इसका अगला पार्ट दिखाना है। वेरिएशन होने पे कई बार वो उसके लिए मेरिटोरियस भी हो सकता है, जैसे मेरिटोरियस हो सकता है, जैसे मैं ये क्या कह रहा हूँ, प्रेइंग मैंटिस को देखो, इस ये जो सबसे ऊपर वाला कीड़ा है ना, प्रेइंग मैंटिस, बिल्कुल पेड़ पे रहेगा, ऐसा कैमोफ्लेज रहेगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि कीड़ा बैठा, पत्ती जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जी जाए, उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाए, कई बार ऐसा होगा कि वो फेल हो जाए। तो वेरिएशन भी होता है। इसमें क्या होगा? अगर सिंगल पेरेंट है तब तो वेरिएशन होगा, और लेकिन अगर डबल पेरेंट है तो वो वेरिएशन क्या होगा? अभी हमने दिखाया था अलग अलग तरीके के स्पर्म वो सब बन रहे थे कि नहीं हुआ? तो दैट इज डी, समझिए इस चीज को, डीएनए कॉपिंग होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दैट इज इट गिव्स वेरिएशन, ये बहुत वेरिएशन देता है। हमारी जनरेशन में जितने वेरिएशन है, हर बच्चे का चेहरा अलग अलग है, देख लो हमारे हर बात में हंस बहुत हंसी आ जाती है। सही मैं दिखा ही रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। निवासी, कहने का मतलब है कि डीएनए में अगर क्या वेरिएशन है, अब मदर और फादर, ये देखो, ये मदर ने दिया, ये फादर ने दिया होगा, ये दोनों मिलकर तो देंगे, आधा मिलेगा मदर से और आधा किससे मिलेगा? फादर से। तो अगर मान लीजिए, अब सुनील का क्वेश्चन आ गया कि पहले डीएनए में, ये देखो, मान लीजिए 5वें नंबर का क्रोमोसोम है, और 5वें नंबर में एक क्रोमोसोम में कितने हजार जीन होते हैं? 2000 जीन होते हैं। मैं इसको 13th क्रोमोसोम मान रहा हूँ। कौन सा क्रोमोसोम? 13। मान लीजिए 13वें क्रोमोसोम में ये जो 923वें नंबर का जीन है, कौन सा? वो मदर और फादर का दोनों है, ठीक है। अब इन जो मदर की आंखें हैं वो काली आइरिस है, और जो फादर की हैं वो कंजी हैं, सही है, कांच जैसी। अब इन दोनों में अगर फादर का डोमिनेंट हो गया तो बेटे या बेटी दोनों की कंजी आंख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंजी आंख हो जाएगी। दोनों का वही है, एक ही फीचर बच्चा लेगा, या तो काली आंख होगी या क्या होगी? कंजी आंख हो जाएगी। और हो सकता है आगे वाला एक और क्रोमोसोम पकड़ो। कौन सा क्रोमोसोम? मान लीजिए 17th क्रोमोसोम है, उसमें दोनों के होंठ का फीचर है ये, ठीक है। हो सकता है उसने माँ के होंठ ले लिए हों और पिता की आंखें ले, तुम्हारे चेहरे पर आधा फीचर माँ का कंटेंट, क्योंकि जो माँ के बहुत सारे जीन डोमिनेंट थे वो भी तुमने लिए, और फादर के भी डोमिनेंट ले लिए। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? इसलिए कभी कभी ये जैसे वो पंडित रविशंकर है ना, उनकी बेटी अनुष्का ने जाके भुजंग नीग्रो से शादी कर ली अफ्रीका में,
काले होते हैं, और वहाँ पर उनके जो बच्चे पैदा हुए और लड़के ने जाके न्यूयॉर्क में शादी कर ली, बिल्कुल कंट्रास्टिंग फीचर्स। कैसे फीचर्स मिले? तुम वहाँ जाओगे, वहाँ से कभी तुम्हारे जीन का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, एक्सचेंज हुआ है क्या? अफ्रीका से हम यहाँ रह रहे हैं, तो दो कंट्रास्टिंग फीचर मिले, उनके सब बच्चों को नोबेल मिल रहा है। बोलो डोमिनेंस। अब जैसे आप मुसलमानों में देखो, भाई बहनों में बहुत शादी होती रहती, बहुत म्यूटेटेड जीन पैदा होते हैं, उनमें डोमिनेंस है ही नहीं। मान लो दोनों रिसेसिव में, तो बच्चे को क्या मिलेगा? हम लोगों में भी सजातीय विवाह क्यों प्रतिबंधित है? उसका रीजन यही है, क्योंकि मान लीजिए कंट्रास्टिंग फीचर हो गए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो 2 जनरेशन ऊपर की सोचेगा, क्योंकि बिल्कुल कंट्रास्टिंग। तो मैं अगला पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ, बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स वेरिएशन। क्या होगा बताइए? सर, ये आपने क्या समझाया? समझ नहीं आया कि मतलब समझो इस चीज को। अगर मान लीजिए घर ही घर में शादी करो, तो कहीं बाहर ना जाओ, किसका करो? घर ही घर में शादी करो, तो तुम बाहर से डोमिनेंट फीचर एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हो। एक होता नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया की बीबी लाए, वहाँ नए डोमिनेंस, तो हमारा बच्चा होगा वो उसमें ऑस्ट्रेलियन फीचर भी आ रहा है, वो ऐसे ही हल्के से मारते तो छक्का 2 बाउंड्री दूर जाता है, नहीं जाता? हम लोग नहीं मार पाते। बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? तो सजातीय विवाह क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि उससे क्या होता है, अगर रिसेसिव जीन होंगे तो उनमें बहुत बीमारियां आ सकती हैं। पाकिस्तान में 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ सेम जेंडर या विद इन चाचा या बुआ की लड़कियों से शादी करने की वजह से वो सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है वर्ल्ड के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए कंडेम किया जाता है। तो अगला पॉइंट अब हम लिखेंगे कि क्या चीज़ है बताओ सेक्सुअल में, इट गिव्स वेरिएशन, और ऐड करो और नए नए फीचर्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? बाहर से एक्सचेंज करो नए नए। हमने बताया कि इनमें से एक ही फीचर तो आएगा बच्चे में। तुम्हारी जैसी आयुषी अगर 6 अरब धरती खोजी जाए तो उसमें एक मिलेगी, जबकि हमारी धरती पर 6 अरब लोग। अगली आयुषी इतना वेरिएशन दे रही थी जनरेशन। 6 अरब धरतियां देखो तो उसमें जो 6 अरब लोग होंगे हर एक, उनमें से तब तुम्हारा एक दूसरा रेप्लिका मिलेगा, प्रतिकृति। सही है? अब इस तरीके से जरा इसका अगला पॉइंट देखो। पहली बात क्या बताई, डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज इंश्योर्ड इन ईच ऑफस्प्रिंग। ये लाइन जरूर लिखी। अगर रेप्लिकेट हुआ तभी तो पूरा फुल जेनेटिक मटेरियल है। फुल जेनेटिक मटेरियल मिला कि नहीं दोनों बच्चों को, 2 डॉटर सेल को। अगर ना रेप्लिकेट हुआ होता तो बोलो क्या स्पर्म सर्वाइव कर सकती? 3 दिन कर सकती है। ओवा कितने दिन? 1 दिन। क्या होगा? अब मान लो फुल मिले, जीते रहो। तो क्या चीज कही बताओ इसकी अगली लाइन, डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज 23 पेयर्ड क्रोमोसोम इन ईच डॉटर। वैसे तो ह्यूमन के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ इट इंश्योर्स। क्या लिखोगे बोलो? इट ensures that इसे आंसर में लिखना है। इसी में पहले पार्ट में, अभी ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, इसका सेकंड अभी लिखेंगे। ये 3 नंबर का है, इसको रियाज कर लेना। इट इंश्योर्स दैट फुल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग में फुल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब होगा? अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी तो होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखो? कह रहा है क्या इंपॉर्टेंस है, लिखो डीएनए कॉपिंग लीड्स टू वेरिएशन। कॉपी हो रही है, कॉपी होती है, फिर टूटता है, फिर मियोसिस होती है, अलग अलग बनते हैं, फिर उनका जब आपस में कम्बिनेशन होता है तो बच्चे में भी वो गुण आते हैं। तो क्या हुआ बताइए? डीएनए कॉपिंग दूसरा काम क्या करता है अर्षिता? बोलिए। लीड्स टू वेरिएशन। दिस वेरिएशन स्पीड्स अप। टूट के जुड़ना अलग चीज है, उन्हीं में टूटते जाना में उतना नहीं होता। जब फिर से एक बार कॉम्बिनेशन होता है, यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर से वो कहाँ कोई अफ्रीका चला गया, कोई अमेरिका चला गया, फिर से जब मिले उनमें डीएनए में थोड़ा म्यूटेशन भी हुआ होगा ना, फिर जब आएंगे तो कंट्रास्टिंग फीचर के साथ जो बच्चा पैदा होगा वो नोबेल लेने के लिए पैदा। समझ आई बात कि नहीं? इसीलिए लोग इंटर कास्ट के मतलब क्या, इंट्रा कास्ट मैरिज या इंट्रा रिलीजन मैरिज करते हैं। सही है? तो
क्या लिखें? इट लीड्स एंड दिस वेरिएशन स्पीड्स अप इवन मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग हो गए, फिर जब जोड़ेंगे तो दोनों में डोमिनेंस आएगा बच्चे में, सही। और रिसेसिव ही देते जाओ तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? बाहर से एक्सचेंज ही ना करो। देखो आगे की बात क्या लिखेंगे? सो इट लीड्स टू वेरिएशन, दिस वेरिएशन स्पीड्स अप इज मोर, इसमें मोर होगा पलक बताओ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मुझे बताओ कुछ चीजें बताओ, अगले सवाल का भी यहीं पर है। ये बताओ अगर सभी लोग इस जगह पर एक ही जैसे होते, वो ज्यादा अच्छा होता कि अलग अलग होने से अच्छा? अलग अलग। मान लीजिए कि अगर -60 डिग्री टेम्परेचर हो गया धरती का, या -70, तो तुमको मालूम है ह्यूमन रेस समाप्त हो जाएगी कि नहीं समाप्त होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि जो साइबेरिया में रहने वाले वो -70 पे रह रहे हैं। 72। तो वेरिएशन होने से, ये हम लोग हाइड्रा और जेलीफिश की तरह नहीं है कि 2 डिग्री कम हुआ, पता चला वहाँ मैक्सिको के बीच में ट्रक जेलीफिश आ गए, वो वेरिएशन है ही नहीं उनमें। एसेक्सुअल वाले में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, सब पैरामीशियम बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं। तो वेरिएशन अच्छा होने से व्हेन देयर इज सडन क्लाइमेटिक चेंज, सम ऑफ द पॉपुलेशन इज बेटर सूटेड इन न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, हाउएवर अदर मे डाई। लेकिन जो बेटर सूटेड है, क्या वो जी नहीं गए? और क्या उन्होंने उस पूरी स्पीसीज को बचा नहीं लिया? तो कुछ बच जाएंगे। एंड इफ देयर इज नो वेरिएशन एंड देयर इज ए सडन क्लाइमेटिक चेंज, all will die and the species will be terminated, eliminated. तो वेरिएशन होना अच्छा, वेरिएशन हो गया। वेरिएशन इज गुड। बताओ वेरिएशन होना इंडिविजुअल के लिए अच्छा है कि स्पीसीज के लिए? स्पीशीज के लिए। और इंडिविजुअल के लिए? इंडिविजुअल के लिए तो मान लो वेरिएशन कर दिया, नाक उल्टी कर दी तुम्हारी, दिक्कत होगी। दिक्कत होगी। नहीं अच्छा ना। वेरिएशन इज नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, हमको क्यों मारना चाहते हो? स्पीसीज में देखो तुम जाके, हमको तो जैसा ऑपरेटर्स माँ बाप का वही दे दो, हमारे ऊपर ना ट्राई कर। बोलो सही है। अगला सवाल यही कि वेरिएशन इज, सवाल अगला पढ़ो, वेरिएशन इज गुड फॉर स्पीसीज बट नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल। अब आगे के लिखो। तो वेरिएशन हो गया, दिस वेरिएशन इज मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर इज द वेरिएशन, more is the chance of survival of species under climate. बोलो सही है। ज़्यादा वेरिएशन होगा तो कुछ लोग तो बच जाएंगे। more variation gives, अभी इसको लिखो, इसको तैयार करो, कल फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। more variation gives more chance of survival ऑफ स्पीसीज। ये बात तुमको समझ में आ गई? मोर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। अब आगे का क्वेश्चन कल करें।